नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र के मेहरौली लौह स्तंभ लेख के विषय में। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा चंद्र की पहचान भारतीय इतिहास के अत्यंत विवादास्पद विषयों में से एक है। इस संबंध में अब तक अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। इस लेख में उल्लिखित राजा चंद्र की पहचान की समस्या इतनी अधिक जटिल है कि प्रोफेसर स्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें उल्लिखित नरेश की पहचान हो ही नहीं सकती। लेख परिचय। यह लेख दिल्ली से 9 मील दक्षिण की ओर स्थित मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के समीप स्थित एक लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। पहले यह दहली लौह स्तंभ लेख के नाम से भी प्रसिद्ध था। फ्लीट ने इसे सर्वप्रथम मेहरौली लौह स्तंभ लेख नाम दिया। यह लेख 23 फुट 8 इंच ऊंचा है और अत्यंत ही सुरक्षित रूप में उपलब्ध है। 6 टन भारी इस लौह स्तंभ की ढलाई एक साथ हुई थी और यह इतने अच्छे लोहे का बना है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। यह लेख तिथि विहीन है और इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है। यह संपूर्ण लेख गद्यात्मक है और इसमें कुल 3 श्लोक हैं। इसका लेखक कोई अज्ञात कवि था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसका लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन, इसे साव के नाम से भी जाना जाता है, रहा होगा। लेख का उद्देश्य। यह प्रकृत्या एक वैष्णव लेख है जिसका उद्देश्य चंद्र के द्वारा विष्णु पदगिरि पर विष्णु ध्वज के रूप में इस स्तंभ की स्थापना का उल्लेख करना है। इस लेख का प्रकाशन सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। उसके पश्चात भाऊदाजी, फ्लीट आदि विद्वानों ने इस लेख के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विषय वस्तु। इस लेख से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। पहली, यह एक मरणोत्तर लेख है क्योंकि इस लेख की तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि चंद्र ने खिन्न होकर इस लोक को छोड़ दिया है और दूसरे लोक को चला गया है। इस लेख में चंद्र नामक एक नरेश का उल्लेख है जिसकी निम्न उपलब्धियां इस लेख के अनुसार अर्जित बतलाई गई हैं। पहली, वंग युद्ध में सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को उसने परास्त किया था। दूसरा, युद्ध में सिंधु के 7 मुखों को पार कर उसने वाहलिकों को भी पराजित किया। तीसरा, उसकी सौर्य समीर से दक्षिण जल निधि आज भी, यानी कि लेख के उत्कीर्ण किए जाने तक सुगंधित है। चौथा, उसने पृथ्वी पर अपनी भुजाओं से अर्जित एकादि राज्य का चिरकाल तक उपभोग किया। और पांचवा, उसने विष्णु पदगिरि पर यह विष्णु ध्वज स्थापित कराया था। चंद्र की पहचान। मेहरौली लेख में उल्लिखित नरेश चंद्र की पहचान निर्धारित करने हेतु अनेक मत रखे जा चुके हैं। प्रमुख मतों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला मत हरिश्चंद्र सेठ का है, जो कि लौह स्तंभ की स्थापना कराने वाला चंद्र को चंद्रगुप्त मौर्य मानते हैं और उस लेख पर उत्कीर्ण करवाने वाले को उन्होंने द्वितीय चंद्रगुप्त माना है। लेकिन यह मत स्वीकार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव नहीं था, बल्कि अपने जीवन के अंतिम चरण में वह जैन हो गया था। दूसरा, उसने वाल्लिकों को भी पराजित नहीं किया था। तीसरी और मुख्य बात यह है कि मेहरौली लेख की लिपि मौर्य काल की काफ़ी बाद की है। दूसरा मत आरसी मजुमदार का है। एक समय डॉक्टर आरसी मजुमदार ने भी यह सुझाव रखा था कि मेहरौली लेख का चंद्र कनिष्क प्रथम हो सकता है, क्योंकि एक खुतानी पांडुलिपि में कनिष्क को चंद्र कनिष्क के नाम से उल्लिखित किया गया है। लेकिन यह मत स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि कनिष्क वैष्णव नहीं बल्कि बौद्ध था। और दूसरी बात, कनिष्क ने दक्षिण में कोई सामरिक सफलता अर्जित नहीं की थी। तीसरी बात यह भी है कि कनिष्क ने वाल्लिकों को परास्त नहीं किया, बल्कि वाल्लिक या बैक्ट्रिया तो स्वयं एक तरह से उसका मूल निवास स्थान था। चौथी बात, किसी भी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि कनिष्क ने बंगाल को जीता था। और पांचवी बात यह है कि मेहरौली लेख की लिपि कुषाणों के बाद की है।
इसीलिए कुछ समय पश्चात डॉक्टर R.C. मजूमदार महोदय ने स्वयं इस मत को परित्याग दिया था। तीसरा मत जो है वो ये है कि अनेक विद्वानों ने चंद्र को प्रारंभिक गुप्त काल में या गुप्तों के ठीक पहले रखा है। उदाहरणार्थ डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने चंद्र की पहचान पुराणों में उल्लिखित नाग जातीय नरेश चंद्रांश या सदाचंद्र से की है। हरप्रसाद शास्त्री, स्मिथ आदि ने चंद्र का समीकरण सुसुनिया लेख में उल्लिखित पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मा से किया है, जो कि वैष्णव था। वहीं R.G. बसाक और आयंगर महोदय ने चंद्र की पहचान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम से की है। लेकिन इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुषाणोत्तर युग में समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य स्थापना तक संपूर्ण उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसका अंत किए बिना कोई भी नरेश उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता था जिनको पाने का दावा चंद्र करता है। जैसा कि लेख से विदित होता है, चंद्र के साम्राज्य में बंगाल से लेकर पंजाब तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था और बंगाल और सप्त सिंधु के पार लड़े गए युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध थे। ऐसे विशाल साम्राज्य का स्वामी इनमें से कोई भी राजा नहीं था, अतः इनमें से किसी भी शासक का समीकरण चंद्र के साथ नहीं किया जा सकता। लिपि से संबंधित लिपिकीय साक्ष्य। यद्यपि मेहरौली लेख तिथि विहीन है, लेकिन इसकी स्थूल तिथि का निर्धारण इसकी लिपि के आधार पर किया जा सकता है। इस लेख की लिपि गुप्तकालीन है और अधिकांश विद्वान इसे 4वीं शताब्दी के आसपास की लिपि मानते हैं। फर्ग्यूसन ने भी इसकी तिथि 4वीं शताब्दी के लगभग मानी है। वहीं फ्लीट महोदय के अनुसार भी इस लेख की लिपि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के समान है। अतः इस मेहरौली लेख के चंद्र की पहचान भी 4वीं शती के आसपास हुए किसी महाप्रतापी नरेश के साथ ही की जा सकती है। चंद्र और चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिन्नता विषयक मत। जायसवाल, अल्तेकर, D.C. सरकार आदि अधिकांश विद्वानों ने चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की है, जो कि गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। अपने मत के समर्थन में इन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय की ताम्र मुद्राओं पर उसका नाम केवल चंद्र मिलता है। दूसरा, वह वैष्णव था और गुप्त अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। तीसरा, वह पंजाब से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूप्रदेश का स्वामी था। चौथा, द्वितीय चंद्रगुप्त ने वालिकों के विरुद्ध युद्ध किया होगा। इसके समर्थन में कालिदास के द्वारा रघुवंश में वर्णित रघु की पार्षिकों पर विजय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। और पांचवा मत यह है कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने बंगाल की भी विजय की थी। संभव है कि रामगुप्त के शासनकाल में बंगाल नरेश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी हो, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पुनः अपने अधिकार में करने हेतु बंगाल युद्ध किया होगा। कालिदास ने भी रघुवंश में रघु के द्वारा बंगों को परास्त किए जाने का वर्णन किया है, अतः यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय की बंगाल विजय का उल्लेख माना जा सकता है। छठा मत ये है कि छठा जो इस संबंध में साक्ष्य है वो ये है कि दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव था। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वाकाटक राज्य और कदम्ब राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मत है कि राजकुमार के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने पिता समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय में सहायता की गई होगी। सातवां तर्क यह है कि रामगुप्त के निर्बल शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की दशा दयनीय हो गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शासक बनने पर उसे पुनः स्थायित्व प्रदान किया गया, अतः द्वितीय चंद्रगुप्त को स्वभुजार्जित एकाधिराज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जा सकता है। आठवां तर्क यह है कि चंद्र के समान द्वितीय चंद्रगुप्त का शासन भी सुचिर अर्थात दीर्घकालीन था, लेकिन इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ भी हैं। डॉक्टर श्रीराम गोयल ने इस मत की निम्न आधारों पर आलोचना की है। पहला, चंद्र ने एकाधिराज्य की स्थापना अपने भुजबल से की थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना साम्राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। जहाँ तक उसके द्वारा गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थायित्व प्रदान करने का प्रश्न है, इस संबंध में उसके अभिलेखों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात यह है कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने बंगाल को स्वयं नहीं जीता था,
वरन यह उसे उत्तराधिकार में मिला था। इसी प्रकार उसने बालिकों के विरुद्ध कोई युद्ध लड़ा हो इसका कोई प्रमाण नहीं। इस संबंध में रघु की विजयों का संबंध द्वितीय चंद्रगुप्त के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा बात यह है कि चंद्र ने दक्षिण में सामरिक सफलता अर्जित की थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण के राज्यों के साथ मात्र राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चौथी बात यह है कि चौथी बात दी जाती है वो ये है कि पश्चिमी भारत की शक विजय चंद्रगुप्त द्वितीय की एकमात्र ज्ञात सामरिक सफलता है, लेकिन चंद्र ने इस दिशा में कोई सफलता अर्जित नहीं की थी। चंद्र और समुद्रगुप्त की अभिन्नता विषयक मत। डॉक्टर श्रीराम गोयल ने चंद्र की पहचान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से की है। इनके अनुसार चंद्र की पहचान उसके नाम के बजाय उसकी उपलब्धियों के आधार पर ही की जा सकती है और इस दृष्टि से वह समुद्रगुप्त के समकक्ष ठहरता है। चंद्र और समुद्रगुप्त की अभिन्नता के पक्ष में इनके द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। पहला, समुद्रगुप्त ने स्वयं भुजार्जित एकाधिराज्य स्थापित किया। दूसरा, उसने बंगाल के चंद्रवर्मा को उन्मूलित किया और समतट, डबाक और कामरूप को अपना प्रत्यंत राज्य बनाया। अतः उसने बंग को भी अवश्य ही स्वयं ही जीता होगा। तीसरा तर्क यह है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण में केरल तक विजय प्राप्त की थी, अतः दक्षिण जल निधि उसके शौर्य से सुवासित कही गई जा सकती है। चौथा, प्रयाग प्रशस्ति का देवपुत्र शाही, इसकी पहचान पेशावर के कुषाण राजा केदार से की गई है, समुद्रगुप्त के अधीन था। उसके ऊपर वालिक से आने वाले हुनों ने 370 ईस्वी में आक्रमण किया था, अतः समुद्रगुप्त अपने मित्र की सहायतार्थ सप्त सिंधु को पार कर वालिकों का प्रतिरोध करने गया होगा। पांचवा तर्क यह है कि समुद्रगुप्त वैष्णव था। उसने गरुड़ को अपना राजचिन्ह बनाया, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। छठवां यह है कि उसने दीर्घकाल तक शासन भी किया। और सातवां तर्क यह है क्योंकि यह एक मरणोत्तर लेख है, अतः इसे द्वितीय चंद्रगुप्त के काल में लिखवाया गया होगा, इसलिए इसकी लिपि लगभग 400 ईस्वी के आसपास की है। लेकिन इस मत की मुख्य आलोचना इस आधार पर की जाती है कि दोनों शासकों के नामों में भिन्नता है, अतः चंद्र और समुद्रगुप्त एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। इसके प्रत्युत्तर में गोयल साहब का कहना है कि प्राचीन काल में एक ही राजा का अभिलेखों में उल्लेख प्राय कई नामों से मिलता है। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त और यशोधर्मा का विष्णुवर्धन आदि। इसके अतिरिक्त वामन द्वारा उद्धृत एक श्लोक में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्रप्रकाश भी बताया गया है, अतः चंद्र की पहचान समुद्रगुप्त के साथ की जा सकती है। निष्कर्ष, उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्र के समीकरण की समस्या बहुत ही जटिल है, लेकिन फिर भी इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि चंद्र की पहचान उसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए समुद्रगुप्त के साथ की जा सकती है या चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, क्योंकि चौथी शताब्दी के लगभग जबकि मेहरौली लेख उत्कीर्ण कराया गया, समुद्रगुप्त के अतिरिक्त ऐसा कोई शासक नहीं था जिसकी उपलब्धियों की तुलना चंद्र की उपलब्धियों के साथ की जा सके। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने भी इस मत का समर्थन किया।